ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। भाषा को सीखने जा रहे हैं और हमको ये देखना होगा कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? भाषा की परिभाषा क्या है? आप सभी जानते होंगे। हम आपको एक दो वाक्य में बतला देते हैं। अव्यक्त ध्वनि को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मनुष्यों की व्यक्त ध्वनि से उच्चरित जो वर्ण हैं, उन वर्णों से निर्मित जो शब्द हैं, उन शब्दों से निर्मित जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का समूह ही भाषा कहलाता है। और वह वाक्यों का समूह मनुष्य अपने भावों को किसी दूसरे को बतलाने के लिए प्रयोग करता है। इसका नाम भाषा है। इसलिए संसार में अनेक भाषाएं हैं। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग, भिन्न भिन्न देश के लोग अपने अपने भावों को भिन्न भिन्न भाषाओं के माध्यम से दूसरे के लिए प्रस्तुत करते हैं, उनको जताना चाहते हैं। तो भाषा की परिभाषा हुई कि मनुष्य के जो व्यक्त शब्द हैं, उनके समूह को ही भाषा का दर्जा भाषाविद लोगों ने दिया है। पशुओं पक्षियों के शब्दों को, साउंड को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये मैंने बतला दिया। हम एक भाषा को पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है संस्कृत भाषा। क्या नाम है? इस भाषा को सबसे प्राचीनतम भाषा माना गया है भाषाविद लोगों ने। तो संस्कृत भाषा के बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो भी हम शब्द बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, वो संस्कृत भाषा में कितने हैं, यह हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि हम आपको ABCD से चढ़ा करके आगे ले जाएंगे। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं और वर्ण किसको बोलते हैं, वर्ण का क्या स्वरूप है, ये हम आपको अभी बतलाना चाहते हैं।
जिसको आप अक्षर बोलते हैं अथवा वर्ण बोलते हैं, ये बोलते हैं आप कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, इनकी परिभाषा वैयाकरण लोगों ने बनाई है। उसके लिए एक श्लोक है, उस श्लोक को मैं यहाँ लिखता हूँ। उस श्लोक को आपको लिखना है, आपको नोट करना है अपनी कॉपी पर, जिससे आप उसको स्मरण करना है, कंठस्थ करना है। ठीक है, मैं उसका उच्चारण भी आपको बतलाऊंगा, तो आपको उसको कंठस्थ करना है। ठीक है, सबसे पहली सीढ़ी, लिखते जाइए, लिखते जाइएगा। अक्षरम नक्षरम विद्यात् अश्नोतेर्वासरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्वसूत्रे किमर्थमुपदिश्यते। इसका अभी अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। ये आपको ये बताएगा कि अक्षर क्या होता है, अक्षर कैसा होता है। जो आप अ आ ई उ जो भी बोलते हैं वो है क्या, उनका स्वरूप क्या है, उनका फॉर्म क्या है, ये श्लोक बता रहा है। ये विद्वानों का श्लोक है। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं आपको। कहते अक्षरम नक्षरम विद्यात्, जो आपके अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनको कैसा जानना चाहिए? नक्षरम। ये जो हम अक्षर बोल रहे हैं, जो ध्वनियां बोल रहे हैं, व्यक्त ध्वनियां, वह क्या है? नष्ट नहीं होती हैं। वह नष्ट नहीं होती हैं। वो एक बार गई तो व्याप्त हो जाती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। ये सिद्धांत आपके वैज्ञानिक आज भी कह रहे हैं, जो कि पूर्व में हमारे ऋषियों ने कह दिया। अक्षरम नक्षरम विद्यात्, अक्षर को ऐसा जानना चाहिए कि वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है। दूसरा कहते हैं अश्नोतेर्वासरोक्षरम। इसका अर्थ है कि जो ये शब्द है, जो अक्षर है, जैसे ही हम बोलते हैं तो ये व्याप्त हो जाता है, सर्वत्र फैल जाता है, फैल जाता है। अब आप प्रैक्टिकली देखिए, मैं यहां शब्द बोल रहा हूं और आप तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा, हजारों किलोमीटर पहुंच रहा है, क्योंकि शब्द बोलते ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। और वो व्याप्त हो गया है, उसको ग्रहण करने का साधन चाहिए। तो आपके पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और नेट का कनेक्शन है। मेरा शब्द संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गया, और जहां जहां जो जिनके पास साधन है वो उसको पकड़ लेंगे। तो ये कहा अश्नोतेर्वासरोक्षरम, ये अक्षर सब जगह है, परंतु उसको
पकड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए साधन चाहिए। साधन चाहिए। और कहते हैं वर्णम बाहु। ये सरल बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। और इसी अक्षर को पूर्व सूत्र में जो पहले के कुछ आचार्य थे, आचार्य पाणिनि से पूर्व के जो आचार्य हुए हैं, वो इसको वर्ण भी बोलते थे। तो क्या हुआ, अक्षर और वर्ण दोनों पर्यायवाची शब्द हुए। चाहे आप अक्षर बोलिए, चाहे बोलिएगा वर्ण, एक ही बात है। कुछ आचार्य लोग उसको वर्ण कहते थे और कुछ उसको अक्षर कहते थे, और आज हम वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। ठीक है। और आगे इसका अर्थ है कि इनका उपदेश क्यों कर रहे हैं। तो इसका उपदेश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं है। अब आपको मालूम नहीं था कि अक्षर क्या होता है, अक्षर का क्या स्वरूप है। तो मैंने श्लोक लिख करके आपको अक्षर का स्वरूप बता दिया कि अक्षर कभी नष्ट नहीं होता और सर्वव्यापक है। ये भारतीय ऋषियों का सिद्धांत है। शब्दः नित्यः, शब्द नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता और सर्वव्यापक है। इतना अभी आपके लिए काफी है। इस श्लोक को आपको लिखना है अपनी नोटबुक पर, और दूसरों को पढ़ाते समय इसी के माध्यम से आपको समझाना है, तो सरलता से समझ में आएगा। ये पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा के अंतर्गत भूमिका के रूप में रखा गया है, वहां से ही मैं ये आपको बतला रहा हूं। तो आपको हमने वर्ण की परिभाषा बतला दी। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये शंका हो सकती है, सबको हो सकती है, कि हम जिस भाषा को पढ़ने जा रहे हैं उस भाषा के अंदर वर्ण हैं कितने वर्ण हैं कितने। क्योंकि हिंदी में आप जानते हैं भाई, हिंदी में पढ़ाते हैं आपको जितने भी हैं, बताते हैं शुरू में कि इतने अक्षर हैं हिंदी में। तो वैसे ही संस्कृत के विषय में भी जब विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए आता है, आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा और आप भी पूछना चाह रहे होंगे, परंतु आपके मन में प्रश्न है ये मुझे पूर्व में ज्ञात है, इसलिए मैं स्वयं ही आपको बताऊंगा कि प्रारंभ में पढ़ते समय आपके मन में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। उन प्रश्नों को हम स्वयं ही क्लियर करते जाएंगे। अब महर्षि पाणिनि जी ने से उनके विद्यार्थियों ने पूछा, गुरुजी वर्ण कितने हैं, अक्षर कितने हैं। तो महर्षि पाणिनि जी ने कहा, ऐसा है सुनो। ये कह दिया जी, इसको लिखना है। ये मैंने आपको सूचना दे दी थी, नोटबुक तैयार रखनी है, लिखना है आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए चीजें बाद में भी। तो पाणिनि ने कहा, सुनो भाई सुनो, मैं बताता हूं। तो उन्होंने कहा त्रिषष्टि ही, ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है 63, 63। ठीक है, 63। ये पाणिनि ने जो उत्तर दिया जी, संस्कृत भाषा के अंदर 63 लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसको आपको नोट कर लेना है कि अब आपको कोई पूछे कितने वर्ण होते हैं तो आपको झट से बोलना है त्रिषष्टि ही, झट से बोलना है जी, पाणिनि के सूत्र के साथ में त्रिषष्टि ही। ये पाणिनि जी ने कहा है वर्णोच्चारण शिक्षा में, तो आपकी बात प्रामाणिक मानी जाएगी। तो ये 63 अक्षर होते हैं।
अब ये 63 कौन से होते हैं यह भी जानना पड़ेगा आपको, यह भी हमको पढ़ाना पड़ेगा। अब हम धीरे धीरे, हमारी गाड़ी आ गई, ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। सभी से निवेदन कर रहा हूं कमेंट ना करें, मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको। ये कक्षा का नियम है, आपको पहले ही सूचित कर दिया गया है। कोई शंका होगी तो आप हमको व्हाट्सएप पर भेजेंगे। कहां पर भेजेंगे? व्हाट्सएप पर मुझे भेजेंगे। आपकी उस शंका को मैं नेक्स्ट कक्षा में यहां लिख करके समझाऊंगा, ठीक है? और जो शंका है वो जो पढ़ाई गई सामग्री से ही संबंधित होनी चाहिए। इधर उधर की है रामायण और महाभारत की बातें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ कमेंट करने से दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है। आज मैंने लिंक को केवल ग्रुप में ही शेयर किया है, बाहर शेयर नहीं किया, आज पब्लिक नहीं किया, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबको आराम से कक्षा का आनंद मिलना चाहिए। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं, हम सभी समझदार व्यक्ति हैं, संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं और हमको संस्कृत भाषा को पढ़ते पढ़ते स्वयं को भी श्रेष्ठ बनाना है, श्रेष्ठ, ठीक है? एक अध्यापक का कार्य होता है कि वो शिक्षा दे और साथ साथ में जागरूक भी बनाता जाए लोगों को। तो कितने वर्ण होते हैं? 63 63 अक्षर होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, अब हम वहां चलेंगे। देखिएगा, आप जानते होंगे, अब मैं लिखता हूं। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। ये आप जानते हैं स्वर, जिसको इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। 2 विभागों में बांट दिया। जो आपके ये 63 वर्ण थे, इनके 2 विभाग कर दिए। ये जो 63 वर्ण थे तो उनको 2 विभागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन। ये आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, परंतु हिंदी में पढ़ते हैं परंतु पूरी जानकारी आपको नहीं होती है। उसी को कराना है सबसे पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। BA MA और बड़ी बड़ी कक्षाओं को हम पास कर लेते हैं, परंतु ये चीज हमको ज्ञात नहीं होती है। वो चीज मैं आपको अभी शुरू में पढ़ा रहा हूं। तो अब देखिएगा, हम पहले स्वर पर चलते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, आप थोड़ा सा आप ध्यान से लिखते जाइएगा नोट। मैं धीरे धीरे यहां लिखता हूं जिससे आप भी लिख सकें।
ये मैंने स्वर का चार्ट बना दिया। अच्छा, और इसको मैं लिख देता हूं। आज आपको केवल स्वरों के विषय में ही हम बताएंगे, ठीक है? ध्यान से देखते जाइएगा। पूरा ये टेबल दिख रहा है आपको? कोई भी एक महानुभाव कमेंट लिखेंगे। ये पूरा टेबल दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए। अलम अलम। अब आपको देखना है, ये कुछ कुछ इसमें नया भी आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है। सबसे पहले मैं बतला देता हूं आपको, ये लिखा है, ये हिंदी में 3 लिखा जाता है। 3 जो 3 का नंबर होता है, 3 नंबर, 3 अंक, वो इस प्रकार से लिखा जाता है। 3 3 3 3 का अंक लिखा हुआ है सबके पीछे, ठीक है? नहीं आप सोचे ये क्या लिख दिया, ये 3 का अंक है। किस लिए लिखा है ये हम बताएंगे। ये ऊपर क्या लिखा है हमने? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसका टेबल बनाइएगा अपनी नोटबुक पर, ठीक है? अब आपने ह्रस्व दीर्घ तो आपने पढ़ा होगा, अधिकतर जब भी पढ़ते हैं बीए या इंटर या 10th क्लास तक हम ह्रस्व दीर्घ पढ़ लेते हैं। ये ह्रस्व हैं, आप इनको हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ये छोटा अ जिसको बोलते हैं, पर अब आपको छोटा नहीं बोलना जी छोटा नहीं बोलना, इसको क्या बोलना है? ह्रस्व। इसी प्रकार से ये जिसको आप बड़ा बोलते हैं, बड़ा आ, बड़ा भी बोलना पड़ता है, फिर आ भी बोलना पड़ता है। तो ऐसा संस्कृत में नहीं बोलना, केवल ये दीर्घ है। एक तीसरा और होता है, उसकी विशेष जानकारी आपके लिए आज, उसको बोलते हैं प्लुत। ये 3 प्रकार के अ हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के अ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है? इसी प्रकार से ई भी है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अभी हम बताएंगे कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है, ये भी बताएंगे, ठीक है? ध्यान से देखते रहिएगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व और दीर्घ प्लुत। ह्रस्व और इसका दीर्घ नहीं होता है, लृ का दीर्घ नहीं होता है, प्लुत। और ये ह्रस्व नहीं होते इनके, हिंदी में बोलते हैं छोटी ए बड़ी ए। गलत, गलत, रॉन्ग, नहीं पढ़ाना हमको ऐसे। ये इनका ह्रस्व नहीं होता है। ह्रस्व वो दीर्घ प्लुत, दीर्घ प्लुत, दीर्घ प्लुत, दीर्घ प्लुत, ठीक है? इनका ह्रस्व नहीं होता, इसका दीर्घ नहीं होता, और इनके तीनों होते हैं। ये आपके लिए एक नई बात है। अधिकतर सभी महानुभावों, सभी पाठकों के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, पर मैंने सरल भाषा में टेबल बना के आपको समझाने का प्रयास किया है। अभी और समझना है, अभी और समझना है। अब आप इसकी गिनती कीजिएगा, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कितने हो गए जी? लिख देते हैं, आप जोड़ते रहिएगा। पूरी काउंटिंग करनी है इनकी, 63 बनाने पूरे। हम आपको ये टेबल आपके बहुत काम की है। अब आचार्य पाणिनि जी से उन्हीं के विद्यार्थी ने पूछ लिया, गुरुजी ये ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है, इसको कैसे पहचाने कि ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है और ये प्लुत है। जब लोग बोलेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा प्लुत है। तो पाणिनि आचार्य जी ने कहा जी अच्छा जी ठहरो, इसके लिए भी बताते हैं। तो हम आपको सूत्र नहीं बताएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, बस आपको हिंदी बताएंगे। आचार्य पाणिनि जी ने कहा कि देखो ये जो आपकी आंख का जो पलक है, जो झपकता है, एक बार जितने समय में झपकता है आपका पलक, उतने समय में उच्चारण जिस वर्ण का किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि जो ह्रस्व वर्ण होता है उसका उच्चारण कितने समय में किया जाता है? जितने समय में एक बार पलक झपकता है। ठीक है जी, ये हमने आपको पैमाना बताया है, सरल पैमाना। इस पैमाने को ध्यान रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ह्रस्व कोई पूछे कि ह्रस्व का समय कितना है, कितने समय में बोलना चाहिए, तो आपको ये बतलाना है कि एक दृश्य का पलक जितने समय में झपकता है उतने समय में ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, एक पैमाना और बताते हैं आपको। एक पैमाना बता दिया तो एक पैमाना और बता देते हैं, तो आप दो दो पैमाने से उसको नाप सकते हैं। जैसे दुकान पर सेठ जी कपड़ा नापते हैं तो मीटर से नापते हैं जी। तो एक तो लोहे वाला होता है और एक होता है फीता होता है, तो रखते हैं। ठीक है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो एक पैमाना आपको और दे देते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी मैन मतलब कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, उस व्यक्ति की जो ये नाड़ी होती है पल्स, जिसको पल्स बोलते हैं, वो एक बार जितने समय में धड़कती है, समझ रहे हैं आप, ये नाड़ी जितने समय में एक बार धड़कती है उतने समय में ह्रस्व का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा पैमाना दे दिया जी, दो पैमाने दे दिए और दोनों पैमानों को अच्छी प्रकार से रखना है, पकड़ के भूलना नहीं है। हम ऐसी भाषा में समझा रहे हैं कि आप भूलेंगे नहीं, रटना नहीं है आपको, रटने वाला काम कम करेंगे आपका। आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको चीजें बुद्धिगत सरल ढंग से हो जाएं। ठीक है, तो अब मैंने ह्रस्व की परिभाषा आपको बतला दी, नोट कर ली होगी आपने कि एक बार पलक जितने समय में धड़कता है, झपकता है, अथवा स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी जितनी एक बार जितने समय में धड़कती है उतने समय में ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, अब आप पहचान लेंगे कि इसने ह्रस्व बोला है। ठीक है, अच्छा जी, अब पाणिनि आचार्य के सामने बहुत सारे विद्यार्थी बैठे, तो उसमें से एक विद्यार्थी ने बोला, गुरुजी आपने ह्रस्व की तो बता दी, ये दीर्घ को कैसे पहचाने, इसका भी कोई पैमाना है क्या?
तो आचार्य पाणिनि जी ने कहा है भाई, है, बतलाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, सुनो। 2 बार पलक जितने समय में झपकता है, अथवा स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 2 बार जितने समय में धड़कती है, उतने समय में दीर्घ वर्ण का उच्चारण करना शुद्ध कहलाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा, एक विद्यार्थी और उठ के खड़ा हो गया, बोला गुरुजी चलो आपने ह्रस्व भी बता दिया, दीर्घ भी बता दिया, प्लुत का बता दो जी, प्लुत क्या होता है? तो पाणिनि आचार्य जी ने कहा जी अच्छा ऐसा है कि 3 बार पलक जितने समय में झपकता है उतने समय में प्लुत का उच्चारण करना चाहिए, अथवा स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 3 बार जितने समय में धड़कती हो उतने समय में प्लुत का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है जी, अब कोई परेशानी नहीं है। अब आपको हम उच्चारण करके बतलाएंगे, उच्चारण करके। ये तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, उच्चारण भी तो करके बतलाना पड़ेगा। तो अब आपको मैंने ये समझा दिया, 22 स्वर हो गए, और आपको ये ध्यान रखना है आ ई उ री इनके ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। ली और लृ ये हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, संस्कृत में, तो इसका दीर्घ नहीं होता है, मैंने क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, और ए इनका ये 4 वर्ण है, ए आई ओ औ, इनका ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब आ जाइएगा मेरे साथ में, उच्चारण करिएगा एक बार। आ ई ऊ री ए आई ओ आऊ। ठीक है, इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। मान लिया आपसे उच्चारण नहीं आता, चलिए छोड़िएगा, आप इसको थ्योरी को समझ लीजिएगा। ये भी तो आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको जो परंपरा लुप्त हो गई है वर्णों के पढ़ाने की, उसको दोबारा से फिर समाज में आप तक पहुंचाया जाए, इसीलिए इस कक्षा का आयोजन किया गया है मुख्य रूप से। ये बातें आपको किसी यूनिवर्सिटी आदि में इस प्रकार से नहीं बतलाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो ये मैंने आपको बतला दिए क्या, 22 स्वर। ठीक है, 22 स्वर। आपके 50 रुपए वसूल हो गए आपके 50 रुपए की फीस पूरी वसूल हो गई। अब आपको महीने भर हम फ्री पढ़ाएंगे निःशुल्क पढ़ाएंगे, पूरा 1 महीने तक फ्री पढ़ाएंगे आपको। कोई बात नहीं, कभी बीच बीच में ऐसे हंसते भी। तो ये बात आपको पूरी समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। यदि इसमें भी कोई समझने में आपको दिक्कत है, ठीक है, समझने में दिक्कत है, तो आप हमको पहले अपना तरफ से पूरी ताकत लगाइएगा। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ सब पढ़ देखा और बस फिर अपना परिश्रम नहीं किया और हमें उठा करके शंका लिख दी, तो वो ठीक नहीं है। पहले स्वयं उसको सोचिएगा, विचार कीजिएगा, अच्छा क्या पढ़ाया था ये, इसको मैं ही हल करता हूँ, मेरी शंका है, मैं ही इसको हल करूंगा, समाधान करूंगा। फिर भी समाधान नहीं होता है अंत में, तो फिर हम बैठे हैं जी समाधान करने के लिए। पहले स्वयं समाधान करने की आदत डालिएगा,
ठीक है, तभी आपकी पढ़ाई ठीक से होगी। तो ये मैंने आपको बतला दिया कि ये स्वर हैं, ठीक है। अब आपको हमेशा क्या करना है, अब आपको हम चलिएगा, ये इसको हम एक मात्रिक भी बोलते हैं और इसको द्विमात्रिक बोलते हैं, और ये त्रिमात्रिक है। त्रिमात्रिक है इसलिए हमने पीछे पीछे 3 का अंक लिख दिया है, ये बताने के लिए। लिखने की प्रक्रिया है ये लिखने की प्रक्रिया है। वस्तुतः जो शब्द हैं वो लेखन तो एक समझाने का माध्यम है, वो कहां पर विद्यमान रहते हैं, साउंड में। वर्ण अक्षर जो भी है वो साउंड हैं। ये तो लिखने का एक, हम एक दूसरे को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, जिस भी माध्यम से, जिस प्रकार के अक्षरों की लिखावट से जानते हैं उस प्रकार से समझाते हैं। तो ये क्या है, ये एक मात्रिक है, अर्थात एक बार पलक झपकने के समय में बोला जाएगा ह्रस्व, और जो दीर्घ है वो 2 बार पलक झपकने के समय में बोला जाएगा। और ये जो प्लुत है 3 लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ ये 3 मात्रिक है। 3 मात्रिक अर्थात 3 बार पलक झपकेगा, जितने समय में उतने समय में बोलना है, ठीक है। तो वो शुद्ध उच्चारण माना जाएगा। अब क्या है, मैं आपको ये भी बतला देता हूं कि ये जो प्लुत हैं, ये प्लुत हैं, इनका प्रयोग हमारी बोलचाल की संस्कृत में नहीं है। हम ये भी आपको बतला देते हैं। इनका प्रयोग शास्त्रीय कार्यों में होता है। कहीं पर वेद के मंत्रों में कहीं विधान किया जाता है, अथवा कुछ याग आदि बड़े बड़े याग किए जाते हैं, वहां पर इस प्लुत का थोड़ा कार्य होता है। इसका प्रयोग कम है, पर है जरूर है, इसलिए हमने आपको पढ़ाया है। अधिकतर तो इन्हीं का प्रयोग है। दूसरा, हम आपसे ये निवेदन कर देना चाहते हैं, चाहे आप भगिनी हैं, बहन हैं, आपके बालक हैं छोटे छोटे, अथवा आप टीचर हैं, भाई बंधु हैं, अब सबको एक शुद्ध परंपरा को डालना है। हमें अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को ऐसा अब नहीं पढ़ाना कि छोटा अ, बड़ा अ और छोटी ई, बड़ी ई, इसको नहीं पढ़ाना। क्या पढ़ाना है, आ ऐसे पढ़ाना है, और उसको बताना है ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ठीक है। आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने विद्यार्थियों को और अपने पुत्र और पुत्रियों को इस प्रकार से समझाएं, जो एक गलत परंपरा चल रही है उसको हटाएं, अपने परिवारों से, अपने समाज से एक शुद्ध परंपरा का जन्म हो। तो आपको प्लुत बता दिया मैंने। तो अब ये आपको ध्यान रखना है, ये त्रिमात्रिक, ये द्विमात्रिक और ये एक मात्रिक, और किन किन का नहीं होता है हम आपकी आगे परीक्षा लेंगे। अभी कम से कम ये मानिएगा आप 20 दिन बाद, या मानिएगा एक महीना पूरा होगा तब हम आपकी परीक्षा लेंगे आपकी। तब आपको यहाँ लिख करके प्रश्न पत्र देंगे और फिर ग्रुप में चेक कराएंगे, ठीक है। परीक्षण भी होगा आपका, और आपको लिख करके हमको भेजना होगा, और हम आपको लिख करके उत्तर देंगे, उससे आपको मिलान करना होगा। एक ही कक्षाएं सिस्टमेटिक चलेंगी, एक व्यवस्थित ढंग से, क्रम पूर्वक। तो आपको ये आज हम जहां तक सोचते हैं कि आप आज स्वरों के विषय में अच्छी प्रकार से चिंतन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे व्यंजन आ रहे हैं, व्यंजन और अधिक हैं, क्योंकि 22 हुए हैं तो, और 63 में से 22 कम करेंगे, ये कितने बचेंगे, 41 बचेंगे। तो अब 22 को समझाने में तो इतना समय लग गया जी तो 41 को समझाने में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। तो हम उस जो व्यंजनों को समझाएंगे अगली कक्षा में, बिल्कुल सही, 41। तो आपको ये गृह कार्य दिया जाता है आज
कि आप इस वर्णमाला को पक्का करें। ये भाषा को सीखने की सर्वप्रथम सीढ़ी है। ये सीढ़ी आपकी पक्की होनी चाहिए, इसको पूरा क्लियर करेंगे। अब भी और जो भी महानुभाव बाद में जुड़ते हैं, क्योंकि अभी सभी नहीं आ पाए, हम जानते हैं किसी को कार्य हो जाता है। लृ का उच्चारण होता है लृ 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 लृ। इसमें थोड़ा सा री के सदृश होता है, र नहीं होता, र नहीं होता, लृ लृ लृ। इसका हिंदी में उच्चारण हम अलग तरीके से करते हैं, उसमें हम हिंदी में करते हैं ल और री मिला देते हैं, परंतु संस्कृत में लृ का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, और ये भी बतला देते हैं इसका उच्चारण संस्कृत भाषा में बहुत कम है। गिने चुने 10-20 शब्द मिलेंगे। इतनी बड़ी संस्कृत भाषा में लृ शब्द के बहुत कम शब्द मिलेंगे आपको, अधिक प्रयोग नहीं है, परंतु है, इसलिए इसकी संख्या है। तो ऐसा ही होगा, कभी कक्षा 1 घंटे की समय दिया हुआ है तो 1 घंटे की भी होगी, कभी थोड़ा अधिक भी हो जाएगी, प्रसंग थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी कक्षा बड़ी भी हो जाएगी किसी दिन, और थोड़ा सा प्रसंग कम पड़ रहा है, आगे वाला बड़ा आ रहा है तो थोड़ी कक्षा कम भी रह जाएगी। ठीक है, परंतु मुख्य रूप से आपको समझा करके चलना है। तो आरंभिक कक्षाओं को आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करके साथ आगे चलना है। ठीक है, और हम जहां तक अनुभव करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आपके लिए व्हाट्सएप मैसेज का द्वार खुला हुआ है, वहां पर पूछिएगा। अगली कक्षा में हम आपको यहाँ पर फिर समझाएंगे, फिर इससे आगे हम चलेंगे व्यंजनों के बारे में। आपने यदि ये पूरी वर्णमाला को अच्छी प्रकार से समझ लिया और जान लिया और याद कर लिया तो समझिएगा आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भाषा के विषय में। हम बताते हैं 19 वर्ष तक हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे, हमको इनका पता नहीं लगा ही नहीं पता, पढ़ाया ही नहीं जाता जी, तो कहां से पता लगेगा। वही दशा सबकी है। हमने गुरुकुल में आकर के विद्या पढ़ी है, अब आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा नया लगा होगा कि कुछ नया है, और है नया। तो ये ध्यान रखना है, ह्रस्व का उच्चारण पलक एक बार जितने समय में धड़कता है झपकता है उतने समय में, अथवा नाड़ी एक बार जितने समय में धड़कती है उतने समय में। री का उच्चारण, अच्छा, तो री का उच्चारण थोड़ा क्या है, इनका स्थान भी हम आपको आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आचार्य पाणिनि का एक सूत्र है ऋतु रसा मूर्धन्याः, कि जो रि और ट और श, जिसको आप बोलते हैं पेट चीरा सा, ऐसे बोलते हैं ना, षटकोण का श ऐसे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मूर्धन्य। इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मूर्धा में स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, र जिह्वा मुड़ करके मूर्धा में टच होगी, मूर्धा में टच होगी तो शुद्ध री। कुछ लोग बोलते हैं री, उसमें ई जोड़ देते हैं, वो गलत। कुछ लोग बोलते हैं रू, वो भी गलत, वो ऊ जोड़ देते हैं। जो हमारे साउथ के भाई बंधु हैं वो ऊ जोड़ देते हैं, वो भी गलत। हमारे नॉर्थ के भाई बंधु हैं वो उसमें ई जोड़ देते हैं, वो भी गलत। ना ई है ना ऊ है, ये क्या है, ऋ। हालांकि ये स्वतंत्र है, एक वर्ण है, दो नहीं है। तो आपको अभ्यास करने से आएगा, हमको भी अभ्यास करने से आया है, क्योंकि हमारी जिह्वा इतने दिनों से उसी का गलत का उच्चारण करती आ रही है, उसको प्रैक्टिस हो जाती है, उसको अभ्यास हो जाता है। फिर उस जिह्वा से हम सही बुलवाते हैं तो बार बार, एक बार सही बोलती है फिर दोबारा वहीं चली जाती है पुराने स्थान पर। ये आदत होती है सबकी।
तो उसको बार बार उसका ध्यान रखना पड़ता है जी बोलते समय। तो ये ध्यान रखेंगे शुद्ध हो जाएगा। पहले हम क्या बोलते थे? पहले बोलते थे जी शुद्ध, शुद्ध बोलते थे। परंतु जब हमने संस्कृत भाषा को पढ़ा तब हमें ज्ञात हुआ, अरे ये तो गलत बोलते हैं जी, शुद्ध नहीं है, शुद्ध तालव्य शकार है। तो शुद्ध घी नहीं होता, शुद्ध घी होता है। ठीक है, तो शुद्ध घी को मत खाना आप शुद्ध घी का सेवन करना। अब हम आप सभी से इस कक्षा को यहीं विराम दे करके विदाई लेना चाहते हैं। श्री सर्वेभ्यो नमो नमः।